हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स। और सिविक्स का जो 3 गो वीडियो अपलोड कर दिए हैं और 3 गो में जो सात गो क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं। तो याद रखिएगा, जितना भी ये क्वेश्चन बता रहे हैं ये परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप ये इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत ना हो। तो याद रखिएगा, हम लोग कल के जो वीडियो था उस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, सत्ता के विकेंद्रीकरण पढ़े थे कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। तो जब बताया थे कि जब जो दो प्रकार के सरकारें होती है, पहला सरकार केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। तो ये दोनों सरकार जब अपना शक्ति स्थानीय सरकार को प्रदान कर देता है, सौंप देता है, तो ऐसे व्यवस्था को सत्ता के विकेंद्रीकरण कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, सत्ता के विकेंद्रीकरण कहते हैं। और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर सत्ता के विकेंद्रीकरण अगर नहीं होगा तो जो जितने भी गरीब या एक छोटा सा गांव या ग्राम या किसी भी प्रकार से शहर, इसको में समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार कभी भी ये छोटा से छोटा समस्या को नहीं सोल्व कर सकता है। तो इसलिए जो उसको सोल्व करने के लिए अगर किसी भी प्रकार के समस्या को अगर सोल्व करना हो तो उसको वो शक्ति अपना है वो किसको दे देता है, स्थानीय सरकार के बताए थे। जैसे नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया और फिर ग्राम पंचायती हो गया। ये सब जो है स्थानीय सरकार के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा कि जो क्या बताएं कि जो नगर निगम बताएं, उसके बाद नगर निगम, उसके बाद जो है पंचायती बताएं। ये सारे जितने भी इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे पद है ये सब स्थानीय सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। पहला वीडियो में हम लोग जो तीसरा वीडियो में किए थे, लास्ट वाले वीडियो में लास्ट टाइम क्या किए थे कि सत्ता के विकेंद्रीकरण हम लोग देखे थे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि दलों की संख्या कितना होता है। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, दल के बारे में, कि दलों की संख्या कितना होता है। तो दल याद रखिएगा, दलों की संख्या जो होता है वो 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है यानी हमारा 8वां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। तो दलों की संख्या कितना कहता है कि दलों की संख्या कितना है, तो दलों की संख्या 3 है। कितना है, 3 है। पहला होता है एक दलीय, उसके बाद जो है दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है द्विदलीय, और तीसरा जो होता है वो होता है बहुदलीय। क्या होता है, बहुदलीय। यही जो है दलों की संख्या कितना होता है, तो 3 गो होता है। पहला क्या बताएं, एक दलीय होता है। दूसरा क्या बताएं, द्विदलीय होता है। और तीसरा क्या बताएं, बहुदलीय होता है। याद रखिए, त्रिदलीय नहीं होता है, बहुदलीय होता है, जिसमें बहुत सारे जो है राजनीतिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाता है। तो जिस देश में निर्वाचन में 2 या 2 से अधिक जो क्या है दल भाग लेते हैं, 2 या 2 से अधिक दल भाग लेते हैं, उसे कहते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था। हमारे देश में जो भारत देश है वो भारत देश में यानी इंडिया में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ निर्वाचन में यानी चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार खड़ा होते हैं और उसको वोटिंग की प्रक्रिया होता है।
तो इसलिए हमारे देश में क्या है, बहुदलीय शासन व्यवस्था है। और जिस जिस देश में यानी जिस देश में केवल एक दल जिस देश के निर्वाचन में केवल एक दल भाग लेता है तो उसको कहते हैं एकदलीय। और जिस देश के निर्वाचन में 2 दल भाग लेता है तो उसको कहते हैं द्विदलीय। और जिस देश के निर्वाचन में 2 या 2 से अधिक दल भाग लेते हैं उसे कहते हैं बहुदलीय। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। क्या बोले कि जिस देश के निर्वाचन में केवल एक ही दल भाग लेते हैं जिसे क्या कहते हैं, एकदलीय कहते हैं। तो ऐसे शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, एकदलीय कहते हैं। जैसे में इसमें याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, देश के निर्वाचन में केवल एक दल भाग लेता है। क्या होता है इसमें, निर्वाचन में इसमें क्या है कि निर्वाचन में केवल एक दल भाग लेता है तो ऐसे देश को क्या कहेंगे, एक दल। तो ऐसे देश में जो शासन व्यवस्था पाया जाता है तो उस शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे, एक दलीय व्यवस्था है। जैसे में ये कहाँ पाया जाता है, तो ये चीन में पाया जाता है। याद रखिएगा कि एक दलीय शासन व्यवस्था कहाँ पाया जाता है, तो चीन में केवल एक ही दल भाग लेता है। और इसमें जो है वो निश्चित रहता है, जितना क्या है निश्चित है, क्योंकि एक ही दल भाग लेगा और एक गो आदमी को सब कोई वोट देगा या ना भी देगा तब पर भी वो तो निश्चित है, ये है जितना निश्चित है। तो इसलिए यहाँ इसमें क्या होता है कि जीत होता है वो निश्चित होता है, यानी देश का चाहे कोई भी सरकार बने उसमें जीत निश्चित है। यानी ये जो एक दलीय शासन व्यवस्था कहाँ पाया जाता है, तो चीन में। याद रखिएगा एक दलीय शासन व्यवस्था कहाँ पाया जाता है, चीन में। उसके बाद जो द्विदलीय, तो निर्वाचन में 2 दल भाग लेता है। जिस देश के निर्वाचन में 2 दल भाग लेता है, कितना भाग लेता है, 2 दल भाग लेता है। निर्वाचन में 2 दल भाग लेता है। जिस देश के निर्वाचन में, याद रखिएगा जिस देश के निर्वाचन में 2 दल भाग लेता है तो वैसे व्यवस्था को या वैसे शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे, द्विदलीय व्यवस्था कहेंगे। वहाँ पे द्विदलीय व्यवस्था कहेंगे। ये चीज़ कहाँ पाया जाता है, द्विदलीय कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा अमेरिका में पाया जाता है, ब्रिटेन में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये 3 में पाया जाता है, यानी और से आदि देशों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि इसमें ये जो है वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा अमेरिका में पाया जाता है द्विदलीय व्यवस्था, अमेरिका में पाया जाता है, ब्रिटेन में पाया जाता है और ऑस्ट्रिया में पाया जाता है। ये जो है ये 3 जो देश है, ये तीनों देश में क्या पाया जाता है, द्विदलीय व्यवस्था पाया जाता है। और ETC ये तीनों देश में क्या पाया जाता है, जो है वो द्विदलीय शासन व्यवस्था पाया जाता है। उसके बाद बहुदलीय शासन व्यवस्था कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि जिस देश के निर्वाचन में 2 या 2 से अधिक दल भाग लेता है। निर्वाचन में 2 या 2 से अधिक दल भाग लेता है 2 या 2 से अधिक दल क्या होता है, भाग लेता है। तो ऐसे व्यवस्था को क्या कहेंगे, बहुदलीय शासन व्यवस्था वहाँ पे कहेंगे। जैसे में भारत हो गया, क्या भारत में क्या पाया जाता है, बहुदलीय शासन व्यवस्था पाया जाता है। भारत में क्या पाया जाता है, बहुदलीय शासन व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक दल यहाँ पे भाग लेते हैं। यहाँ पे 2 दल भी भाग लेते हैं, 3 दल भाग लेते हैं, 4 दल भाग लेते हैं। यानी ऐसे शासन व्यवस्था जो 2 से अधिक दल भाग लेता है तो ऐसे शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे, बहुदलीय शासन व्यवस्था कहेगा। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि भारत में कौन से दलीय व्यवस्था पाया जाता है, तो बहुदलीय शासन व्यवस्था
व्यवस्था पाया जाता है। यह कहेगा बहुदलीय शासन व्यवस्था कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन दिले रहेगा चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत। कहाँ पे मारेंगे, तो मारेंगे भारत में। बहुदलीय शासन व्यवस्था कहाँ पे, तो भारत में। याद रखिएगा, बहुदलीय शासन व्यवस्था कहाँ पे, तो भारत में। इतना आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे की क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत दलीय के हम लोग दल के कितने संख्या होते हैं, और तीनों के बारे में हम लोग तनी वर्णन देख लिए। उसके बाद जो है आगे जानते हैं कि राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करता है। जो राजनीतिक दल है हम लोग दल के बारे में पढ़ें। जो राजनीतिक दल है वो किस प्रकार से जो है वो सत्ता में साझेदारी करता है, किस प्रकार से सत्ता में साझेदारी करता है, अगला क्वेश्चन कहता है। तो अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो है भारत में यानी राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करता है। इतना हम लोग ये क्वेश्चन है जो 9वां क्वेश्चन है, ये हम लोग देखते हैं। तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए मिटाते हैं। दल है वो किस तरह से सत्ता में साझेदारी करता है, किस तरह से सत्ता में साझेदारी करता है। लिखेंगे हम लोग, इसमें क्या लिखेंगे कि जो राजनीतिक दल है वो किस तरह से सत्ता में साझेदारी करता है। तो लिखेंगे हम लोग कि राजनीतिक दल सत्ता की साझेदारी में अहम भूमिका निभाती है, यानी बहुत बड़ी भूमिका है। राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी करने के लिए सबसे बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। यह लोगों का समूह या दलों का संगठित रूप होता है जो चुनाव को लड़ने में के दौरान सरकार के निर्माण में जगह जगह पर आंदोलन और संघर्ष करते हैं। यही जो राजनीतिक दल है ये जगह जगह पर क्या, अगर चुनाव कहीं होता है, चुनाव के समय देखते होंगे जहाँ चुनाव होता है तो वहाँ पे आंदोलन होने के पगार पाया जाता है। तो वहाँ पे जो आंदोलन न होता है या आंदोलन को स्टॉप कर दिया जाता है या उसको नॉर्मल कर दिया जाता है, आंदोलन को चपा दिया जाता है, तो यही राजनीति के कारण यानी राजनीतिक दल के कारण ही आंदोलन नहीं होता है, यानी आंदोलन नहीं होता है, क्योंकि यह लोगों को बहुत बड़ी संगठित रूप होता है। यह राजनीतिक दल होता है और लोगों का बहुत ही बड़े संगठित जो है वो दल होता है। सरकार अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जनता की समस्या को हल करता है, और इसीलिए ये राजनीतिक दल है ये क्या करता है, जो सत्ता में साझेदारी करने के लिए सबसे पहला बात कि ये सबसे पहले अगर चुनाव लड़ना होता है तो उसको चुनाव लड़ने से 1 साल 2 साल पहले ही जनता को समस्या को क्या करता है, समाधान करता है, ताकि उसको अगला बार जो आए उसके वोट के समय आए तो उसको फिर से दिक्कत किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो, वोट मांगने में किसी भी प्रकार के दिक्कत ना हो। तो इसलिए वो सबसे पहले क्या करता है, जाल बिछाता है। सरकार अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जनता को कोई समस्या को हल करता है तथा सामाजिक मतभेद को कम करता है। और जितने भी समाज में है वो समाज में मतभेद जो अलग अलग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर अलग अलग जो भेदभाव किया जाता है तो उसको क्या करता है, उस समस्या को समाधान करते हैं। यही जो राजनीतिक दल है, यह राजनीतिक दल जनता के समस्या को क्या करता है, समाधान करता है। और यह एक ऐसे माध्यम होता है जिसमें जनता अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब यही राजनीति का कारण है कि जो जनता है वो जनता क्या करता है, अपने जो जितनी भी समस्या है वो राजनीतिक दल के सामने क्या अपने समस्या को सुनाता है। यही राजनीतिक दल, अगर राजनीतिक दल अगर नहीं होता तो सत्ता में साझेदारी नहीं होता। याद रखिएगा, राजनीतिक दल अगर नहीं होता तो बढ़िया ढंग से सत्ता में साझेदारी नहीं होता, क्योंकि जनता के अनेक प्रकार के समस्या होती है, अनेक प्रकार के समस्या होती है जो कि उसको निपटारा कौन करता है, यही राजनीतिक दल ही करता है। इसको निपटारा कौन करता है, राजनीतिक दल ही करता है, जिसकी वजह से सत्ता में साझेदारी होता है और एक बड़ी भूमिका निभाता है। कौन, तो राजनीतिक दल। और अंत में राजनीतिक दल ही प्रतिनिधि बनकर आता है, और यही राजनीतिक दल जो है वो क्या होता है, प्रतिनिधि बनकर आता है और समस्या का समाधान करता है।
और समस्या को क्या करता है, अंत में समाधान करता है। यही राजनीतिक दल को लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र को प्राण भी कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। याद रखिएगा कि राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग इतना समझ गए, अब इसको हम बोर्ड पर लिख देते हैं, आप लोग समझिएगा, उसके बाद आप समझिएगा। चलिए देखिए, हम लोग इतना देख लिए कि समझ गए थे। अब हम लोग खाली देख लेते हैं एक झलक, और आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर इतना आप लिख दीजिएगा 4 नंबर, आपको किसी भी प्रकार से आपको रुकावट नहीं होगा। आप जब भी पूछता है तो ये दीर्घ में पूछेगा, अति लघु में तो पूछ नहीं सकता है, या लघु में भी नहीं पूछ सकता है। जब भी पूछेगा तो ये लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस में पूछेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछेगा, यानी हमेशा दीर्घ में पूछेगा। तो याद रखिएगा, जो क्वेश्चन तो आपका कहेगा, क्या कहेगा कि राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करता है, तो हम लोग आंसर लिखेंगे, बिल्कुल सटीक लिखेंगे, अपने भाषा में लिखेंगे, इसमें किसी भी प्रकार से समझने में कोई समस्या ना हो। तो याद रखिएगा कि राजनीतिक दल सत्ता की साझेदारी में बहुत बड़ी भूमिका निभाने का कार्य करती है। सबसे पहला बात हम लोग लिखेंगे, क्या चीज़ लिखने की टेक्निक रहेगा कि हमारा जो है राजनीतिक दल है वो सत्ता में साझेदारी करने के लिए इसको बहुत ही बड़ा रोल रहता है, यानी बहुत ही बड़ा भूमिका रहता है। किसको, राजनीतिक दल के सबसे बड़ा भूमिका रहता है। तो याद रखिएगा, यह लोगों का समूह होता है या दलों का संगठित रूप होता है। यह जो है, ये जो राजनीतिक दल है, यह लोगों का समूह कहिए या फिर दलों का संगठित रूप कहिए, ठीक है। यह जो है वो लोगों का समूह कहिए या दलों का संगठित रूप कहिए, दोनों बात एक ही है। या दल रहे तो या तो लोगों का समूह रहे, ये राजनीतिक दल होता है। और जो चुनाव को लड़ने के दौरान सरकार के निर्माण में जगह जगह पर आंदोलन और संघर्ष करता है। कौन करता है, यही राजनीतिक दल के कारण ही जो है आंदोलन नहीं होने देता है। कि क्या चीज़ नहीं होने देता है, चुनाव के समय। जैसे उस समय क्या होता है कि वोटिंग के समय कहीं जाति को लेकर कि हमारा जो है ये जाति के है, वो खड़ा हो रहा है तो हम ये जाति के वोट देंगे, वो कहता है कि हम ये जाति के लोग हम वोट देंगे, तो ये चीज़ को मामला को क्या होगा, बहुत गंभीर हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या कहलाएगा कि हमारा जाति है तो हमको सपोर्ट करो, हमारा जाति ज़्यादा है तो हमारा सपोर्ट करो। इसके वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा। तो उस आंदोलन को कौन चाहता है, तो यही राजनीतिक दल ही करता है। तो यही देख रहे हैं कितना बड़ी रोल निभा रहा है ये सत्ता में साझेदारी करने के लिए। तो सबसे बड़ी रोल निभाता है, जगह जगह पर क्या करता है, आंदोलन करता है। आंदोलन और संघर्ष करता है। क्या करता है, आंदोलन और संघर्ष करता है। कौन, यही राजनीतिक दल करता है। इसके बाद हम लोग देखिए, जो सरकार अपने सत्ता बनाए रखने के लिए, सरकार जो है, अगर सरकार जो बन जाता है तो उसको अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए जनता के जो है समस्या को क्या करता है, समाधान करती है। क्या करती है, जनता के समस्या को हल करता है या समाधान करता है। कौन, यही राजनीतिक दल। जो कोई सत्ता में साझेदारी करने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, सत्ता में साझेदारी करने के लिए किसी भी प्रकार के जो अपने शक्ति है अपने मुट्ठी में करने के लिए किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो, ये हम लोग कहेंगे। उसके बाद वो है आगे लिखल है कि सामाजिक मतभेद को क्या करता है, कम करता है। कौन, राजनीतिक दल। जो जितने भी समाज में अलग अलग प्रकार से बुराइयां फैला हुआ है उसको क्या करता है, इसको मतभेद को कम करता है। यानी खत्म नहीं तो नहीं, लेकिन कम जरूर करता है। जैसे जन्म जाति के आधार पर सबसे ज़्यादा होता है, जाति के आधार पर मतभेद। अगर समाज में अगर ज़्यादा अगर मतभेद है, यानी ज़्यादा अगर बुराई लोकेगा तो समाज में क्या लोकेगा, जाति के आधार पर लोकेगा। उसके बाद दूसरा में धर्म के आधार पर। यही जो सांप्रदायिक है और ये जो जात है, तो यही दूगो ज़्यादा मतभेद यानी समाज में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जो आगे है, राजनीतिक दल देश में शांति बनाए रखने का कार्य करती है। कौन, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल है जो देश में क्या रहता है, शांति बनाए रखने का कार्य करता है। जहाँ पे किसी भी प्रकार के हुड़दंग मचा दिया या किसी भी प्रकार से कोई आंदोलन चला दिया तो उसको शांति कौन बनाता है, यही राजनीतिक दल बनाता है। उसके बाद जो है
अगला जो है पंक्ति, उसके बाद क्या कहता है, यह एक ऐसे माध्यम होता है जिसमें जनता अपने विचारों को प्रकट और वापस लेते हैं। यह एक ऐसा जो है माध्यम है, क्या है, माध्यम है, जो जनता है वो वापस भी अपने विचारों को लेते हैं और प्रकट भी करते हैं। जैसे किसी भी प्रकार से अगर हम गलत किसी अवधारणा को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हम वापस ले सकते हैं, और अगर गलती कर रहा है तो उसको क्या करते हैं, उस समस्या को प्रकट करते हैं। अगर कोई हमारे समाज में समस्या है तो उस समस्या को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। यानी दोनों चीज़ होता है, ये लोकतंत्र के देन है। यानी यही लोकतंत्र में ये दोनों होता है। पहला क्या है कि अगर जनता के किसी भी प्रकार के विचार में खोट है तो उसको क्या करता है, प्रकट करता है। अब अगर किसी भी अगर गलत अगर उससे हो तो उसको भी वापस भी ले लेता है। और फिर अंत में राजनीतिक दल प्रतिनिधि बनकर आता है और समस्या का समाधान करता है। और वही जो राजनीतिक दल है वो बनकर आता है और जनता जो है वो जनता के समस्या का समाधान करता है। अतः हम लास्ट में कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, लोकतंत्र का प्राण करते हैं। जिस प्रकार से शरीर के अंदर प्राण है, जैसे शरीर है जिसमें प्राण नहीं है तो क्या होगा, मरा रहेगा। जैसे लोकतंत्र है, सत्ता में सरदारी है, लेकिन उसमें राजनीतिक दल नहीं है तो एक मरल जिंदा जो है वो लाश की तरह रहेगा। तो उसी प्रकार से है जो राजनीतिक दल इसको जिंदा बनाए रखने के लिए कार्य करता है। किसको, लोकतंत्र को जिंदा कौन बनाता है, तो यही राजनीतिक दल है। यानी राजनीतिक दल ही है जो कि लोकतंत्र को क्या करता है, जिंदा बनाए रखने के कार्य करता है। तो याद रखिएगा, इतना जो है वो हम लोग देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो बिहार में वो छात्र आंदोलन का वर्णन करें। यानी बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था वो क्या चीज़ था, इसके बाद हम लोग क्या है आज हम समझ लेते हैं और कल ही इसको आप लिख लीजिएगा। तो देखिए, जनता सबसे पहले है कि बिहार में छात्र आंदोलन, क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं, याद रखिएगा। इसलिए एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कीजिएगा, ना जाने कौन क्वेश्चन आपको जो है बिहार बोर्ड में आपको टकरा जाए। ये पूछेगा, जब भी पूछेगा तो दीर्घ में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा। आज केवल समझ लीजिए और कल भी समझा देंगे इसको, आज फिर भी आज समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुआ था ये कौन किए थे, तो इसकी शुरुआत जो किए थे, कौन शुरुआत किए थे, तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। जयप्रकाश नारायण ने किए थे, जिनको हम लोग संक्षेप में जेपी बाबू भी कहते हैं। ठीक है, ये किए थे कौन, जयप्रकाश नारायण। यानी छात्र आंदोलन का शुरुआत कौन किए थे, तो जयप्रकाश नारायण किए थे। कौन किए थे, जयप्रकाश नारायण। जो और इसकी शुरुआत जब हुआ था तो कब हुआ था, 5 जून, याद रखिएगा, 5 जून 1974 ईस्वी में हुआ था इसकी शुरुआत। किसकी शुरुआत, तो छात्र आंदोलन का शुरुआत कौन किए थे, तो जयप्रकाश नारायण किए थे। कब किए थे, तो 5 जून 1974 ईस्वी में किए थे। ये किस लिए किए थे, क्योंकि ये जनता के समस्या को समाधान करना चाहते थे। सबसे पहला बात, ये जनता के समस्या को समाधान करना चाहते थे और इंदिरा गांधी की सरकार को गिराना चाहते थे। जो इंदिरा गांधी के इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि इनका जो जयप्रकाश नारायण है, वो जयप्रकाश नारायण का मुख्य उद्देश्य यही था कि इंदिरा गांधी की सरकार जो है, वो इंदिरा गांधी की सरकार क्या हो जाए, गिर जाए। और जो जनता के समस्या को हो वो किसको, समस्या को आराम से समाधान हो सकता है। नहीं तो जो जनता है ऐसी जो है भूखमरी से और गरीबी से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि जो इंदिरा गांधी की सरकार था 1900 में, याद रखिएगा, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी 1971 ईस्वी में, बताया था पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि 1971 ईस्वी में क्या किया था कि इसने अनेक प्रकार के झूठे नारा लगाया था और वादा किया था। गरीबों से क्या किया था, नारा लगाया था। कब, 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में इसने गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। क्या किया था, गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। लेकिन गरीबी हटा नहीं था, बेरोजगारी और बढ़ गया था, गरीबी बढ़ गया था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी
ये सब क्या था, चरम सीमा पर पहुंच गया था, जिसके वजह से हम जो देश है वो देश का जो आर्थिक व्यवस्था से लेकर सारे चीज़ क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो इसी के दौरान जो है वो जयप्रकाश नारायण क्या किए, एक आंदोलन चलाएं जो कि छात्र आंदोलन के नाम दिए थे। और ये छात्र आंदोलन में बहुत सारे ये कहाँ किए थे छात्र आंदोलन, जो भाषण एक दिए थे वो कहाँ दिए थे भाषण, तो याद रखिएगा कि पटना के गांधी मैदान में दिए थे। और वहाँ पे लाखों लाख की संख्या में जो है वहाँ पे जनता है वो भाग लिए थे। क्या किए थे, जनता भाग लिए थे। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि इनको फिर लास्ट में जीत हुई, यानी इंदिरा गांधी के अंततः सरकार गिर गई और फिर जनता पार्टी का जो है वो गठन हुआ। कब हुआ था, तो 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का गठन हुआ था। 1977 ईस्वी में जनता पार्टी का गठन हुआ था, जनता पार्टी, याद रखिएगा। फिर अंत में क्या हो गया कि जो सरकार है, किसकी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, वो कांग्रेस की सरकार लास्ट में क्या हो गया, गिर गया। और फिर अंत में जनता पार्टी का गठन हुआ कब, 1977 ईस्वी में। तो यही संक्षेप रूप से हमारे को हम यही मतलब कि बताएं संक्षेप रूप से। फिर से बता देते हैं। देखिए, कहा गया है कि बिहार में छात्र आंदोलन का शुरुआत 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था इंदिरा गांधी की सरकार को गिराकर तमाम जनता की समस्या को समाधान करना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 1971 ईस्वी में जनता से अनेक प्रकार के जो है वो झूठे वादे किए थे और नारा लगाए थे। 1971 ईस्वी में नारा लगाए थे, क्या नारा लगाए थे, गरीबी हटाओ का नारा लगाकर और अनेक प्रकार के झूठा वादा किए थे। उस समय देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भूखमरी, इस गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गया था और जो वस्तुओं के दाम में है बहुत ज़्यादा वृद्धि भी हो गया था। लोगों को जीना क्या हो गया था, बहुत ही दुर्लभ यानी दुश्वार हो गया था। क्या हो गया था, दुश्वार हो गया था। इस बात को लेकर जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में एक आंदोलन किया। गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन किया, जिसे लाखों लाख की संख्या में क्या हुआ, जनता उसके समर्थन किए और इन्हीं को संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया। और इसी के दौरान कौन सा नारा लगाया, संपूर्ण क्रांति का। संपूर्ण मतलब पूरी तरह से बदलाव, ठीक है। क्रांति मतलब क्या होता है, बदलाव, और संपूर्ण मतलब पूरी तरह से, यानी पूरी तरह से क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। यानी पूरी तरह से क्या होना चाहिए, बदलाव, यानी संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया था। और अंततः इंदिरा गांधी की सरकार क्या हो गया, गिर गई और 1977 में जो है जनता पार्टी का गठन हुआ। तो यही जो है वो मूल रूप से यही हमारा जो है आंसर हुआ। और आपको समझ में भी आ गया होगा कि इसका सबसे पहले शुरुआत कब हुआ था, तो 5 जून 1974 में कौन किए थे, तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। कहाँ पे किए थे, पटना के गांधी मैदान में किए थे। उसके में लाखों लाख की संख्या में। और 1971 ईस्वी में जो कांग्रेस की सरकार था, एक नारा लगाया था, गरीबी हटाओ का नारा लगाया था, और जिससे गरीबी हटा नहीं था, बेरोजगारी और बढ़ गया था। जो गरीबी, भूखमरी, यह सब सारे चीज़, भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर बहुत ज़्यादा पहुंच गया था, जिसके वजह से जो जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें लाखों लाख की संख्या में वहां पे जनता जो है वो भाग लिए। और अंत में जो इंदिरा गांधी की सरकार है वो गिर जाती है और भारतीय जनता पार्टी का गठन हो जाता है 1977 ईस्वी में। और फिर 1980 में फिर कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो याद रखिएगा, इतना हम लोग देख लिए। अब अगला दिन हम लोग देखेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे। बोर्ड पर उतार देंगे आपका क्वेश्चन और जो है वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। तब तक हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।